अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजराज खान। सुबह के बज रहे हैं 9 और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल भी हमने आपके साथ शेयर की थी खबर, और इस वक्त ऑल ओवर द मीडिया, सोशल मीडिया जो एक ही खबर हम देख रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक इतलात हैं जो पीर की सुबह तुर्किया में 7.9 शिद्दत का जल्जला आया। अनवार, इस जल्जले ने तुर्किया, शाम को और जो इसके जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनको हिला कर रख दी है। और अब तक जो कैजुअलिटीज की जो इतलात सामने आ रही हैं, तकरीबन 4,000 से जायद लोग वफात पा चुके हैं, 13,000 से जायद गालिबन लोग मुतासिर हुए हैं। जल्जले के 10 घंटे बाद दूसरा बड़ा जल्जला आया। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा, सुनामी की वार्निंग जारी की गई। बिल्कुल, और जल्जले का मरकज जो है वो तुर्किया से जनूब में गाजियान्ताब सूबे के इलाके नरदागी था, और जल्जले की गहराई 17.9 किलोमीटर तक बताई गई है। और तबाहकुन ज्यादा इसलिए भी साबित हुआ कि ये कहा जा रहा है कि 1 मिनट तक ये जो जल्जला था उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ड्यूरेशन लंबी थी। पाकिस्तान में कितनी बार इस तरह से हुआ है कि चंद सेकंड्स का जल्जला आता था तो हमें हिला कर रख देता था, तो 1 मिनट तक ये जल्जला आया है। ये तबाहकुन जल्जला आज सुबह रेक्टर स्केल पर 7.9 की शिद्दत के साथ तुर्की के शहर गाजियान्ताब के करीब आया। और जिस तरह से नबिया ने भी बताया कि जो नेबर कंट्रीज हैं जिनमें शाम, लबनान, इराक, मिस्र है, यूनान है, कब्रस है, और जो आर्मीनिया के भी इलाके हैं वहां पर भी महसूस किया गया। तुर्की में, शाम में सबसे ज्यादा जो मुतासिर इलाके हुए हैं, तुर्की और शाम में ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। कई अफराद अभी भी मलबे तले दबे हैं। शहरी बर्फ से जो ढकी सड़कें हैं वहां पर निकल आए हैं। जल्जले की जो खौफनाक तस्वीर, अनवार, बिल्डिंग गिरने की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियोस हम देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फुरकान हमीद, सीनियर सहाफ़ी तुर्किया से हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फुरकान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आई होप सो कि तमाम लोग सेफ हैं, ठीक ठाक हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? खुदा ना खास्ता ये नंबर बढ़ेगा तो नहीं? जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह का हम लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तुर्की के इलाके, तुर्की जो है तुर्की का इलाका, वहां पर है 10 में ये तकरीबन 7.7 की शिद्दत का जल्जला आया, क्योंकि इससे पहले 7.8 बताया जा रहा था, लेकिन सरकारी तौर पर यह कहा गया कि ये 7.7 है। उसके बाद फिर 10 घंटे बाद एक और जल्जला आया जो 7.6 की शिद्दत का जल्जला था। और इस वक्त तक जो है 2,921 अफराद जो तुर्की में, जो सरकारी तौर पर इनकी एजेंसी है अनादोलू न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक और TRT के मुताबिक 2,921 अफराद जो है जान बहक हो चुके हैं, जबकि 6,000 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं। 6,000 के करीब इमारतों को जो है मुनहदम हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो है टर्किश मीडिया यही कंफर्म कर रहा है जो नंबर आपने शेयर किया, क्योंकि हम पाकिस्तान में या जो डिफरेंट इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे हम डिफरेंट नंबर इस वक्त देख रहे हैं कैजुअलिटी के हवाले से, और जो लोग मुतासिर हुए हैं या जख्मी हुए हैं या उस हवाले से। हाँ जी हाँ, ये तुर्की की तरफ जो सरकारी तौर पर ये कहा गया 2,921, जो इस वक्त तक जो है ताज़ा तरीन जो है वो 2,921 है। तो ये और 6,000 के करीब जो है अफराद जख्मी हैं, और 15,000 के करीब 6,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये दोबारा मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, 2,009 अफराद जो सरकारी तौर पर तुर्की रेडियो टेलीविजन और तुर्की के अनादोलू न्यूज एजेंसी सरकारी इदारे हैं, उनके मुताबिक ये फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कल भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से पूछा था। उन्होंने कहा था कि बहुत से पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो इस्तांबुल में रहते हैं, ये तुर्की के आउटस्कर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तानी शहरी तो मौजूद होंगे। हाँ जी हाँ, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जो है तकरीबन इस्तांबुल और अंकारा इससे मुतासर नहीं हुआ। ये जुनूबी एरिया जो है, जुनूबी अनादोलू का जो इलाका, अनातोलिया जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ का पूरा इलाका जो है वो मुतासर हुआ है। यानी इस्तांबुल, अंकारा, इस साइड पे कोई फर्क नहीं। यहाँ पाकिस्तानी आमतौर पर इस्तांबुल में ज्यादा मुकीम है और अंकारा में मुकीम है, यहाँ पर किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता जो है सीरिया का बॉर्डर जो है तुर्की के साथ जो मिलता है, 10 सूबे जो है वहां पर ये
नुकसान पहुंचा। वहां पर 2 दफा ज़लज़ला, जबकि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी भी जारी है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो मीडिया पे रिपोर्ट कर रहा है कि बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, बड़े इलाकों को मुतासिर किया है, जो रेस्क्यू के इस वक्त इमदादी सरगर्मियां हैं वो किस तरह से है, सूरत हाल क्या है, कितने लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं? देखिए, इस वक्त जो है उनके तुर्की की जो अपनी जो है रेस्क्यू टीम है, बड़ी परफेक्ट रेस्क्यू टीम है, इनको बड़ा एक्सपर्ट है, ये बड़े एक्सपर्ट है। और तुर्की हमेशा जो है दूसरे ममालिक को भी हमेशा जिसकी इमदाद करता रहा, तुर्की की इमदादी टीमें जो है भर में मानी जाती है और एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसलिए यहाँ की जो टीमें जो हैं वो उसी कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है उन्होंने अपनी जो है अपना काम शुरू कर दिया था, और इस वक्त मुसलसल जो है वहाँ पर रेस्क्यू करने का काम जारी है। जबकि इस ममालिक की तरफ से मुफ्ती तुर्की को इमदादी टीमें रवाना की गई है, और पाकिस्तान की तरफ से भी 51 टीम जो टीम है वो भिजवाई गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, चौथे दर्जे का अलर्ट जिसे करार दिया गया है, कितनी खतरनाक सिचुएशन अभी भी आप समझ रहे हैं? जिस तरह से कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं, जख्मी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सिर्फ तुर्की ही नहीं, जो दूसरे कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, वहां पर भी हलाकतें हुई हैं, तो जो बैनुल अक़वामी इमदाद है वो भी अब बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये 1939 के बाद इतना बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला आया। 1939 में अर्जनजान, तुर्की के इलाके अर्जनजान में इतना बड़ा ज़लज़ला, शिद्दत का ज़लज़ला आया था। और उसके बाद जो है ये तकरीबन आप कह सकते हैं 1 सदी के करीब, यानी 75 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इतना बड़ा ज़लज़ला जो 7.7 जो सरकारी तौर पर तुर्की ने जारी की है, उसके मुताबिक 7.7, और दूसरा ज़लज़ला जो कल दोपहर को आया था वो 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, और इससे लोग जो है काफी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं। लेकिन अभी आपको ये बता दूं, खदशा ज्यादा है कि ज्यादा लोग जो है जहां बाग हो सकते हैं। इस मलबे तले बड़ी तादाद में लोग उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किन चीज़ों की, किन अशिया की ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत महसूस की जा रही है, प्लस मुझे ये भी बताएगा कि एग्जैक्टली आप किस मकाम पर मौजूद हैं जब ज़लज़ला आया, आपने क्या महसूस किया? ऑब्वियसली जो लोग हैं अब उनमें एक ट्रॉमा भी होता है जब इस तरह के सानहे सामने आते हैं, तो क्या सिचुएशन, क्या एहसास, जज्बात ओवरऑल इस वक्त आप तुर्किया के लोगों में देख रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखा जाए, कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4:17 पे, उस रात का टाइम था कह सकते हैं आप, उस वक्त जो है तुर्की के 10 सूबों में, अंकारा में भी इसकी जो है वो महसूस किया गया था, लेकिन अंकारा में इतनी शिद्दत महसूस नहीं किया गया। जबकि बाकी सूबों में जो 10 सूबे हैं, जिसमें दियारबकर है, अदाना है, मेरसीन है, बाकी कहरमान माराश है, बाकी जो 10 सूबे हैं वहां पर इसकी बड़ी शिद्दत महसूस की गई। ये 7.7 जो है बहुत ज्यादा शिद्दत होती है, और तकरीबन 1 मिनट तक जो है ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते रहे। इस वक्त आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पे बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, और टेम्परेचर जो है वो -15 के करीब है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की जा रही है वो कंबलों की महसूस की जा रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग जो है बाहर घरों के अंदर भी नहीं जा रहे, बाहर बैठे हुए हैं, आग उनको देख रहे हैं, और उनको इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की खानों की, और उनको कंबलों की जरूरत महसूस की जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं खाने की जरूरत है, कंबलों की जरूरत है, बेसरो सामानी का आलम है, खुले आसमान तले बैठे हैं, अपने घरों की तरफ भी नहीं जा सकते, जिनके घर भी मौजूद हैं, क्योंकि एक खौफ पाया जा रहा है वहां पर। तो अभी कैजुअलिटीज का हमने जिक्र किया, एक नंबर हमारे सामने आया, जख्मियों का एक नंबर सामने है, तो जो मुतासरीन हैं, जिनके घर टूट गए हैं, कोई अभी वो नंबर सामने आ चुका है? सिंध काबीना की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि 1 लाख टेंट वहां पर भेजे जाएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा सर्दी है। जी, अब पाकिस्तान की तरफ, जैसे मैं आप बता चुका हूँ, पाकिस्तान की तरफ से भी एक 21 रुकनी जो टीम, रेस्क्यू टीम है, वो अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं, तुर्की पहुंचने वाली है। और पाकिस्तान के वजीर आजम, वजीर खारजा भी जो है वो कल जो है तुर्की के दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं, ताकि ताज़ियत का इजहार किया जा सके सदर एर्दोगान के साथ, और तुर्क आवाम से हमदर्दी का इजहार किया जा सके। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया जो कुछ भी हम कर सकेंगे तो अपने दोस्त बरादर मुल्क तुर्की के लिए जरूर करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, और कौन कौन से ममालिक हैं जो एड यहाँ तक पहुंचा रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरफ से, रशिया की तरफ से 26 ममालिक जो है तुर्की को इस वक्त जो है अपनी इमदाद का यकीन दिला चुके हैं, बल्कि उन्होंने रेस्क्यू टीमें जो है रवाना कर दी हैं। तुर्की के यूरोपीय ममालिक की रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंच भी चुकी हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फुरकान हमीद, सीनियर सहाफ़ी, तुर्किया से हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये बताना था कि जो लोग वहाँ पर हैं
बेसर सामानी के आलम में मौजूद हैं। उनके घर पर छत, उनके सरों पर इस वक्त छत नहीं है, खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं। और जो मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया है, सिंध काबीना ने ऐलान किया है कि 1 लाख टेंट वहां पर फौरी तौर पर भिजवाए जाएंगे। और 21 रुकनी एक टीम भी जो है, मेडिकल टीम, इस वक्त तुर्किया पहुंच चुकी है। अभी टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। IMF की तमाम शराइत तस्लीम, मजीद महंगाई यकीनी। कप्तान की जेल भरो तहरीक में भी यू टर्न, शेख रशीद और फवाद के आंसू, मरियम के ताने जारी। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा, PCB डट गया। जिस्म को सेहतमंद बनाने वाली फाइबर ग़िज़ाएं क्यों नहीं है किचन का हिस्सा। ट्विटर और टिकटॉक में नई तब्दीलियां। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, उसमें इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके साथ शेयर करते हैं। मरियम नवाज इस वक्त अनवार सियासी मंजरनामे पर उभर कर सामने आई हैं। खिताब उन्होंने किया और उसमें वो कह चुकी हैं कि अपनी जो इंतखाबी मुहिम है, जब लंदन से वापस आई तो ऑब्वियसली जो एक बड़ी जिम्मेदारी मरियम को नए ओहदे के साथ सौंपी गई वो इंतखाबी मुहिम के हवाले से थी। तो वो कह रही कि उसका आगाज हो चुका है। इंतखाबात 3 महीने में हो या फिर 1 साल में, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर एमक्यूएम की बात करें तो उन्होंने भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी सफ़बंदी शुरू कर दी है। तो जो तबले जंग है वो इस वक्त बच चुका है। इंतखाबात का जो मामला है वो अब तमाम जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मकसद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनी ताज़ा दम क़यादत मरियम नवाज़ की सूरत में मैदान में उतार दी गई है और मरियम नवाज़ जब से वापस आई हैं काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मैदान छोड़कर भाग रही है, लेकिन अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। और ये थिंक टैंक्स का कहना है कि जो PTI है वो अब इस वक्त मंजर-ए-आम से अनवार गायब होती हुई दिखाई दे रही है। और इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक है उस पर बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जेल भरो तहरीक जमान पार्क से शुरू करेंगे, हम नजरें बिछाए बैठे हैं। मजीद क्या कह रही है मरियम नवाज, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी जेल भरो तहरीक को पंजाब और KP के इलेक्शन से मशरूत कर दिया है। खान साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे सियासी मंजरनामे पर। सीनियर तज्जियाकार एंकर अमीर अब्बास हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। अमीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें इन नियो पाकिस्तान। इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी हम सुन रहे हैं या नया बयानिया इसको कह लें, जेल भरो तहरीक, अब इसमें थोड़ी सी हम हिकमत अमली में तब्दीली देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? दूसरी जानिब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वो भी हमें भरपूर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। नवाज शरीफ की भी वतन वापसी की गूंज है। तो क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाले आने वाले वक्त में? जी बहुत शुक्रिया नबिया। देखिए, मरियम नवाज की वापसी तो इसलिए जरूरी हो गई थी मुस्लिम लीग नून के लिए क्योंकि मुस्लिम लीग नून को लीड करने वाला कोई नहीं नजर आ रहा था सामने। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, पार्टी के सदस्य जरूर थे, लेकिन वो लीड नहीं कर पा रहे थे, यानी पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे थे। हुकूमत तो चले वो जैसी तैसी बतौर वज़ीर आज़म चला ही रहे थे। लिहाजा पार्टी को रीयूनाइट करना, पार्टी को रिजुविनेट करना, पार्टी के अंदर कोई नई तहरीक या तहरुक पैदा करना, उसके लिए एक लीडरशिप की जरूरत थी। नवाज शरीफ जानते हैं कि वो अपने केसेस और मुकदमात की वजह से वापस नहीं आना चाहते। बीमारी वाला तो सारा वो अब ढोंग और ड्रामा ही बनता नजर आया क्योंकि 3.25 साल से वो पाकिस्तान से बाहर है और इन 3.25 साल में कोई ऐसी सर्जरी, कोई ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन नजर नहीं आई। बल्कि लोगों ने उन्हें लंदन की नहरों में कश्तियों पे बैठ के कश्तीरानी करते हुए भी देखा है, उन्हें करते हुए भी देखा है, उन्हें यूरोप की सैर करते हुए भी देखा है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन पाकिस्तान आते हुए नहीं देखा। तो वो बीमारी वाला तो अब कार्ड चल सकता नहीं था। लिहाजा फिर मरियम नवाज बहरहाल उनकी सियासी विरासत को लेके आगे चलना चाहती हैं, तो मरियम नवाज वापस आई और वो पहले भी कामयाबी से नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान जाने से पहले यहाँ जो PDM के जलसे हुआ करते थे तो वो मुस्लिम लीग नून की जो सियासी सरगर्मियां उनको बड़ी
जबरदस्त तरीके से चला रही थी। ठीक है। अब इसलिए उनका वापस आना जरूरी। जहां तक इमरान खान साहब का मामला है, देखें ये जो जेल भरो तहरीक है, इसको अमूमन एहतजाज के जितने भी तरीके राइज हैं उनमें सबसे नॉन वायलेंट तरीका समझा जाता है। बाकी जितने भी तरीके होते हैं उनमें कहीं ना कहीं तशद्दुद का एलिमेंट नजर आ रहा है। मसलन एक जमाने में आपको होता गुज़श्ता कई सालों से, लेकिन एक जमाने में पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल हुआ करती थी। सियासी जमातें एहतजाज के तौर पे कॉल दे, कराची में खास तौर पे बहुत हुआ करता था एमक्यूएम के रूज के जमाने में। फिर एक अंदाज हुआ करता था पहिया जाम हड़ताल का, जिसमें ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए। बिल्कुल। ये भी बड़ा होता है, हमने देखा है अपने बचपन में और उभरते हुए टाइम में, लेकिन अब भी गुज़श्ता 15 साल से ये नहीं। ठीक है अमीर साहब, अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? बार बार बात हो रही है फवाद चौधरी की, शेख रशीद की, उनके आंसुओं की। क्या शेख साहब और फवाद चौधरी अगर रो पड़े हैं, उनके आंसू निकल आए हैं, तो क्या ये भी उनका जुर्म है? देखिए फवाद चौधरी मेरा ख्याल है रोए नहीं उस तरह से। उनसे जो सवाल किया था हमारे साथी काशिफ अब्बासी साहब ने, वो उनकी बेटियों के सवाल था। तो बहरहाल वो एक बड़ा जज्बाती किस्म का मामला होता है बेटियों का, और छोटी कमसिन बच्चियां हो और बाप जेल में गिरफ्तार हो और बाप की बड़ी अपनाइयत हो बेटियों के साथ, तो वो उस सवाल पे उनका आवाज भर आ गई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई धाड़े मार के रोना शुरू हो गए थे। और बहरहाल इंसान जितना भी सख्त हो या सख्त जान हो, बच्चों के मामले में, फैमिली के मामले में, वो उसका कहीं ना कहीं नर्म। लेकिन अमीर साहब कहा यही जा रहा है, अगर मरीम नवाज की स्टेटमेंट देख लें या हम जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जो अहम रहनुमा है, उनकी स्टेटमेंट देखें तो उनका यही कहना है कि हमने तो सालों गुजारे हैं इन्हीं की दौरे हुकूमत में, जेलों में, और ये तो 2 दिन में इतने इमोशनल हो रहे हैं। पहले इस तरह से बातें की जाती थी, और आंसू निकलना यकीनी तौर पर कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से शेख रशीद पहले जिक्र करते थे कि हथकड़ी उनका जेवर है, जेल उनका ससुराल है, मौत उनकी महबूबा है, तो उस तरह का कहा जा रहा है कि जज्बा नहीं दिखाई दे रहा जब ये हुकूमत में मौजूद थे। सियासी गिरफ्तारियां, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां ये भी करते रहे हैं। देखिए एक तो तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस तरह के सियासी लोग नहीं है जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी में लोग। यानी इनमें तो वो लोग हैं ना जो 40-40 साल से सियासत करते आ रहे हैं, जिन्होंने एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त की, बार बार बर्दाश्त की। परवेज मुशर्रफ का विक्टिमाइजेशन का दौर बर्दाश्त किया, ज़ियाउल हक का विक्टिमाइजेशन का दौर बर्दाश्त किया। जैसे आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से एक दफा सवाल हुआ परवेज मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद कि आपको परवेज मुशर्रफ या नवाज शरीफ में से किसका इंतखाब करना चाहिए, तो ये मोहतरमा के ऑन कैमरा उनका जवाब है कि मुझे इन दोनों में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो मैं परवेज मुशर्रफ का इंतखाब करूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ तो वैशी और दरिंदों से भी ज्यादा जालिम इंसान है। ये उनके अल्फाज है। तो इन्होंने एक दूसरे की इतनी विक्टिमाइजेशन की कि इनके अंदर बहरहाल वो जो कूट के, जैसे आप लोहे को बार बार अगर कूटना शुरू कर दें तो वो फिर मजबूत धात बन जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी विक्टिमाइजेशन सही है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस से पहले नहीं गुजरे थे, लिहाजा वो उनका बर्दाश्त का मादा भी कम होगा, इनमें बर्दाश्त का मादा ज्यादा है। जहां तक शेख रशीद साहब का मामला है, देखें एक 73-74 साल उम्र का शख्स है, ओवरवेट है, 2 दफा कैंसर कोविड से सर्वाइवर है, बल्कि दोनों दफा उनकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। एक दफा तो वो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर के करीब पहुंच गए थे जी। इस उम्र की जो बीमारियों के तकाजे होते हैं, तो बहरहाल अब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि इंसान गोश्त पोस्ट का इंसान है, वो की सेल तो है नहीं कि वो अमीर अब्बास, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत पुरानी गुज़श्ता कई दहाइयों से भी होता आ रहा है, और अभी भी हम देख रहे हैं जो सियासी इंतकामी कार्रवाई का जो शिकार सियासतदान हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, लेकिन कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जिस मुआशी बहरान का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, IMF मजीद सख्त शराइत लगा रहा है, पाकिस्तान की जो अवाम है वो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए एक तो 2 तरह की जिम्मेदारी होती है। एक तो जिम्मेदारी का बड़ा बेसिक उसूल है पूरी दुनिया में, और इस पे हमें कोई दोबारा पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में एक सेटल प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जवाबदेह होती है रियासत के मामलात की। आज गवर्नमेंट ऑफ द डे PDM है, ये जवाबदेह है। जब इमरान खान गवर्नमेंट ऑफ द डे थे तो इमरान खान से भी इसी तरह से हम सवाल भी करते थे और तनकीद होती थी, बल्कि इमरान खान तो बड़े शाकिर है कि मीडिया ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की। वो आज तक कहते हैं
कि मेरे दौर में 2 रुपए किसी चीज की कीमत बढ़ती थी तो मीडिया माइक लेके पहुंच जाता था आवाम के अंदर और लोगों को इंस्पायर किया जाता था, प्रोमोट किया जाता था। आज 35 रुपए एक झटके में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, लेकिन मीडिया आवाम में जाके लोगों के जज्बात नहीं मालूम कर रहा। सो गवर्नमेंट ऑफ द डे ही जवाब होती है, एक बुनियादी उसूल। एक दूसरा ये कि हमारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उन मसाइल की नोयत इस किस्म की है नबिया के वो सक्सेसिव रेजीम्स की वजह से बनते चले गए। यानी उनमें ना सिर्फ नवाज शरीफ का कसूर है, ना उसमें सिर्फ इमरान खान का कसूर है, ना उसमें सिर्फ जरदारी का कसूर है, ना उसमें परवेज मुशर्रफ। ये पिछले 40-50 साल से पाइल अप होते चले गए। ठीक है, तो इनकी जिम्मेदारी मजमूई तौर पे सारे तबके पर आयद होती है, जिसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर मुआशी बहरान के बिल्कुल सभी जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे तोशाखाना केस से मुतल्लिक, जहां इमरान खान की हाजिरी से मुतल्लिक इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला इस वक्त महफूज कर लिया गया है। अदालत की इमरान खान के वकला को तस्दीकशुदा कॉपियां फराहम करने की हिदायत इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें हैं, जहां तस्दीकशुदा कॉपियां फराहम करने तक समाअत में वक्फा लिया गया है और जज की जानिब से इस्तफसार किया गया है। मुझे एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। अहम खबर है तोशाखाना केस से मुतालिक, इसी हवाले से जो डिटेल्स हैं वो जानते हैं मोहम्मद उवैस से। मोहम्मद उवैस, क्या अदालती कार्रवाई हुई है, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के हवाले से आज केस की समाअत हुई है। इमरान खान की जानिब से तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या मुचलके जमा करवा दिए गए हैं, जिस पर वकील गौहर अली की जानिब से बताया गया है कि इमरान खान के जमानती मुचलके कल जमा करा दिए गए थे। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी, जिस पर इमरान खान के वकला की जानिब से कहा गया कि हमें मुसद्दका कापियां फराहम नहीं की गई। हमने पीटीआई वकला को मुसद्दका कापियां फराहम की हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत के सामने पीटीआई वकला को मुसद्दका कापियां फराहम की गई हैं। तमाम सबूतों की तस्दीकशुदा कापियां अदालत और पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से यह भी एतराज उठाया गया कि इमरान खान अभी तक अदालत क्यों नहीं आए। अदालत की जानिब से दलाल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि इमरान खान के वकला को मुसद्दका कापियां फराहम करने तक केस के समाअत के लिए वक्फा भी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। अच्छा अनवर, इन प्रोग्राम हम हमेशा जितनी भी खबरें देखते हैं या रात तक के जितने प्राइम टाइम शोज़ होते हैं या मॉर्निंग शोज़ में भी हम तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान को जो एक सियासी बहरान का जो एक सामना करना पड़ा है, फिर खान साहब ने जो स्ट्रैटेजी सामने लेकर आए जो इस असेंबली रिजॉल्व करने के हवाले से, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो इकॉनमी क्राइसिस है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, दो के इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल भी वो भी चैलेंजेस हैं, बदतरीन मुआशी सूरत हाल का सामना है और एक महदूद मैंडेट के साथ काम करने वाली हुकूमत को इक्तिसादी तबाहकारियां रोकने के लिए IMF की जो शराइत हैं वो कबूल करने के सिवा कोई दूसरी सेकंड ऑप्शन इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और उसका जो नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है वो ये निकलेगा कि जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है वो महंगाई के तूफानों में बुरी तरह से फंस जाएगा, मजीद फंसेगा। पेशावर का अगर रुख करें तो वहां दहशतगर्दी का हालिया अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी, मुआशी और सियासी मसाइल में घिरे मुल्क को पै दर पै बहरानों से निकालने के लिए मुल्क को मुफाहमत की जितनी जरूरत थी वो आज से पहले कभी भी पेश नहीं आई। पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाएगी, गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जाएगी, मुआशी इस्लाहात की जाएंगी, एनर्जी कंजर्वेशन और जो माली कफायत शारी है उसके जरिए अपने सरकारी अखराजात को यकीनी तौर पर कम किया जाएगा। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद डिटेल्स जो हैं या जो एनालिसिस है इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे, आपके सामने तज्जिया रखेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने IMF को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाएगी, गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाएगी, मुआशी इस्लाहात की जाएंगी। ये वो तमाम बातें हैं जो हम तकरीबन हर प्रोग्राम से पहले सुनते हैं, इस बार कुछ मुख्तलिफ है इससे? देखिए, इस बार ये मुख्तलिफ है कि अमेरिका के इशारे पर अमेरिका का रवैया जो था बहुत ज़्यादा मौलाना था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतनी सख्ती की जितनी दुनिया की किसी नहीं की, लेकिन
इसमें सब कुछ IMF के खाते में डालना भी सही नहीं है। जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सलामती को तो खतरात हुए हैं, लेकिन जो बात आपने कही है वो सबसे ज्यादा अहम है। सलामती बहरहाल सबसे अहम है, लेकिन उसके बाद जो तबाही बर्बादी हो रही है वो हो रही है आवाम की और मुतवस्सित तबके की। हमें ये पता होनी चाहिए कि 2022 का जो साल है इसमें 90 लाख आदमी जो पहले गरीब नहीं थे अब वो गुर्बत की लकीर में आ गए हैं, और इस 10 करोड़ अफराद पाकिस्तान के ऐसे हैं हमारे जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 10 करोड़। फिर आप ये भूख की अगर सूरत हाल देखें, हालांकि हमारा एक ज़रई मुल्क है, तो भूख की सूरत हाल जो दुनिया का उन्होंने दिया है ह्यूमन हंगर इंडेक्स भूख का, उसमें कहा है कि पाकिस्तान में भूख की सूरत हाल जो है वो संगीन है। यानी अगर दुनिया के 199 मुल्कों में देखा तो पाकिस्तान 121वें नंबर पर है, 121। यानी दुनिया के 21 ममालिक हमसे बेहतर हैं। तो ये वो चीज़ है जो हमें कौम को सोचना है कि जो कुछ आज तबाही बर्बादी है, जो कुछ IMF की शराइत हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप मुझसे कहें तो 85% हमारा अपना किया धरा है, हमारी अपनी पॉलिसियां हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी और आपकी और कौम की ये है कि इस मसले पर सियासत हो रही है और आज तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये तबाही बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, और आप ये नहीं करेंगे तो फिर हल कैसे होगा, ये बुनियादी सवाल है। ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट में बता रहा है कि पाकिस्तान को चीन, IMF और प्रेस क्लब के जो कर्जों पर है उस पर बातचीत करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इसमें पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो सकता है? देखिए पाकिस्तान, ये इनकी रिपोर्टों पर आप बहुत ज्यादा ना जाया करें, ये सारा कुछ हमारा तय हो चुका है। जिस दिन IMF के साथ मामला तय होंगे और IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा, किस्त मिल जाएगी, तो उसके बाद सऊदी अरब हमें नकद रकम देगा, उसके बाद UAE रकम हमें देगा, उसके बाद आलमी बैंक हमें रकम देगा, उसके बाद जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें रकम देगा, उसके बाद जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में वायदे हुए हैं कर्जों के उसकी किस्त मिल जाएगी। चाइना और कुछ हमारे कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो जाएगी। चाइना हमारी मदद करने के लिए बेचैन है, उसका अपना मुफाद भी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किलात में आता है तो मगरबी दुनिया, अमेरिका, वो ये कहेंगे सारा CPEC है, इसको रुको, और CPEC उनको बहुत अजीज है, उनके अपने मुफाद में। तो ये सब रिपोर्टों के बजाय हम ये देखें हमारी तबाही बर्बादी आई क्यों। मैं आपको बता, देखिए IMF की रिपोर्ट पढ़ें, वो उन्होंने ये कहा कि जो 28 फरवरी को मुआहदा तोड़ा गया था इमरान खान साहब ने, उसकी वजह से तबाही आई। फिर उन्होंने 12 जुलाई की वो रिपोर्ट पढ़ी है, वो ये कहते हैं कि आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हुआ है, उसका ताल्लुक उससे है जो जून 2022 से पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिसियां बनाई गई उससे तिजारती खसारा खौफनाक हद तक बढ़ा और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खौफनाक हद तक बढ़ा और पाकिस्तान के रिजर्व्स गिरे और पाकिस्तान में महंगाई आई। उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो कह रहे हैं जून 2021 से हुआ। आपको पता है कि अप्रैल 2021 में शौकत तरीन को लेकर आए थे, ये बड़ा पुरस्कार फैसला था। तो ये वो चीजें हैं, लेकिन उसके बाद ये उनकी हुकूमत की कारगुजारी तो आ गई, मगर स्टेट बैंक ये कहता है कि जून 2023 तक जो पाकिस्तान में महंगाई रहेगी उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के 28 फरवरी के फैसले पर है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि अगर मिफ्ता इस्माइल और हमारे इसाक डार साहब IMF के साथ जो मामला तय करते थे उनको बार बार ना तोड़ते, बार बार जो है वो उनके साथ ताखीर ना होती। डॉक्टर शाह साहब, ये जो आप IMF की जो रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं इसमें 28 फरवरी वाले मामले की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है। थिंक टैंक्स दूसरी जानिब एक और जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उसके हवाले से भी जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि श्रीलंका और पाकिस्तान को जो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जिस तरीके से इमदाद की, और श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर गया हमारे सामने, पाकिस्तान भी अब रेड लाइन के ऊपर ही मौजूद है, हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। इसका जिम्मेदार चाइना या फिर जो IMF, क्या आप समझते हैं कि जो सख्त शराइत रखी गई IMF की जानिब से, क्या रीज़न है जो एक सियासी जो पेचीदगियाँ या जो चैलेंजेस हैं या जो PTI ने किया, वो तो आपने इसकी तरफ इशारा किया ही, लेकिन इस पर मजीद जो हम कहेंगे कि एक और जो नुकसान पहुंचाया IMF या फिर चाइना? देखिए बात ये थी कि ये IMF बहुत कम है, चाइना बहुत कम है, हम खुद हैं। मैं आपको देखिए हम लोग हकीकत तस्लीम नहीं करते। मैं आपसे एक मिसाल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, देखिए भारत की मिसाल देना कभी अच्छा नहीं समझता, लेकिन एक सख्त मजबूरी है। भारत में 1991 में, आप देखिए कितने साल पहले उनके रिजर्व उससे कम जो आज हमारे हैं, वो IMF के पास गए, IMF से उन्होंने मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद कर्जा लिया, उसके बाद स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, वक्त से पहले
वक्त से पहले उन्होंने ये कहा कि हम IMF से कहा जी हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हम मुआहदा खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद से आज तक वो IMF के पास नहीं गए। 1991 के बाद और 2005 में ये कहा गया कि दुनिया ने कहा, हमने देखा कि भारत की इक्तिसादी तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। नंबर एक, उन्होंने इस्लाहात की, उन्होंने अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहा, भारतीयों से कहा, उन्होंने कौन सी ऐसी इस्लाहात की कि IMF के प्लान से बाहर निकल आए? पाकिस्तान की तरजीहात या वो स्ट्रैटेजी हमारी क्यों नहीं है? हमारे पास वो प्लान क्यों नहीं है? जी मैं वही अर्ज कर रहा था। एक और बांग्लादेश की मिसाल ले लें। बांग्लादेश 2011 में गया IMF के पास, उसके बाद से अब गया है पहली दफे। इस दौरान में हम जो है ना 1993 से 7 दफे जा चुके हैं। बात ये थी कि हम उन इस्लाहात को करने के लिए तैयार नहीं है। न फौजी हुकूमत, न एक हुकूमत, न दूसरी हुकूमत, न तीसरी हुकूमत, न पीपल्स पार्टी तैयार है, न जो है मुस्लिम लीग नून और PDM तैयार है, और न इमरान खान तैयार है। इमरान खान 9-10 साल हो गए उनको खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस्लाहात के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तानी कौम को समझना होगा कि चीन को ब्लेम करें, IMF को ब्लेम करें, सब अपने आप को ब्लेम करें। आज अगर पाकिस्तान 7,000 अरब रुपया टैक्सों की मद में वसूल कर रहा है, कम वसूल कर रहा है, जो अपने मंशूर से इनराफ करके, आज जो अगर 900 अरब रुपया आज हम लेना चाहें तो चोरों से, जो जिनके चोरी के असासे हैं, ले सकते हैं, कानून मौजूद है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो सबकी तवज्जो है वो सियासी झगड़ों की तरफ है, इंक्लूडिंग मीडिया। वो भी अपना 85% सियासी झगड़ों पर देता है। कल कोर्ट में क्या होने वाला है, 15% उसको दिया जाता है जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद, गुर्बत, बर्बादी, तालीम, सेहत, इलाज। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ही इतनी काबिल नहीं है पाकिस्तान में, इसका मतलब उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद ही नहीं है जो हमें फिर इस बहरान से निकालेगी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पर मनमोहन सिंह साहब मौजूद थे, वहां पर अगर इस्लाहात की गई हैं, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, राव साहब मौजूद थे, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं? मिनी बजट आने जा रहा है, IMF की सख्त शराइत मानेंगे, अवाम ही पिसेगी, पे तो अवाम को ही करना है। मैं वही आपको बता रहा था कि बांग्लादेश की जब मैं मिसाल दे रहा था तो उन्होंने क्या काम किया। अगर देखिए, मैं हल बता रहा हूं आपको। उन्होंने खवातीन को एम्पावर करके सबसे कहा जी कपड़े बनाओ, कपड़े बनाओ। वो दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया कपड़े का, हालांकि वह कॉटन नहीं था। मेरे मुल्क में तो सब कुछ है। हमारा मसला यह काबिलियत का नहीं है, हमारे यहाँ है फ्यूडल कल्चर। हमारे यहाँ यह है कि ताकतवर तबकों को नवाजें और टैक्स चोरी करने वालों को नवाजें और आवाम के ऊपर और मईशत के ऊपर बोझ डालें। यह है एक बहुत बड़ा मसला। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक है मुल्की अशराफिया, ताकतवर तबके, सियासतदान, मेंबरान पार्लियामेंट, प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्सपोर्टर्स, सनतकार, ताजिर, उलमा, मुफ्ती, ये सब हैं। और एक तरफ बैरूनी अशराफिया है जो अमेरिका, IMF वगैरह, जो जौहरी ताकत पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं। उसके बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवर, जिस पॉइंट्स के जानिब उन्होंने इशारा किया, बिल्कुल बजा पॉइंट्स हैं कि जब तक हमारे इस मुल्क को जो चलाने वाले हुक्मरान हैं वो इस्लाहात या अपनी तरजीहात में बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, अवाम के बारे में सोचना पड़ेगा और बड़े फैसले करने पड़ेंगे मईशत को मजबूत करने के लिए, मईशत बेहतर हो सकेगी। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको जो करेंगे साथ में। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां खबरें तो यही सरगर्म है कि भारत ने पाकिस्तान के खेल के मैदानों को कैसे गैर आबाद किया है। शायद आम आदमी को तो इसकी खबर नहीं है, लेकिन जो जानने वाले हैं उनको सब पता है। जिस तरह से श्रीलंका टीम पर हमला हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल खेल हैं, तमाम जो स्पोर्ट्स हैं वो खत्म हो गई थी। जो वाकया पेश आया कज़ाफी से, हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम तक वैरानियों के डेरे थे, वहां पर क्रिकेट नहीं थी, कोई भी स्पोर्ट वहां पर नहीं खेला गया इंटरनेशनल। भारत ने क्रिकेट को सियासत में झोंककर अपने सियासी मकासद हासिल करने की हमेशा से मजमूम कोशिश की है। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी जहर उगलता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। अब जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में स्केड्यूल है, जिसके लिए भारत ने अपनी
टीम भेजने से, हमेशा आपको की पता है तरह। वो इनकार किया था जी। जब वर्ल्ड कप जारी था 2022, तो भारत ने जब इनकार किया तो आईसीसी और कुछ दीगर बोर्ड्स पर ऑब्वियसली जो भारत का असर रसूख है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने है। खैर अब पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पर जो खुलकर अपना मौक़िफ़ है अनवार वो सामने रख दिया है। बिल्कुल, बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई जहां पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी ने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस वहां पर रखा है, सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और भारतीय बोर्ड पर यह वाज़े कर दिया है कि अगर एशिया कप मुतासिर होता है तो भारत में जो शेड्यूल वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर भी डेडलॉक होगा। तो अभी जो इवेंट्स आगे होने जा रहे हैं वो ज़्यादा खेल के नहीं सियासत के नज़र आ रहे हैं कि उनमें हमें सियासत नज़र आएगी दोनों ममालिक में ही। एशिया कप के वेन्यू के हवाले से अगर बात करें तो ये फैसला मार्च में किया जाएगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के लेजेंड बल्लेबाज हैं जावेद मियांदाद, जो कि अपने जानदार मौक़िफ़ की वजह से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी भारत को भाड़ में जाने का कहा है। बड़े सख्त अल्फाज यूज किए हैं क्योंकि भारत की जानिब से हमेशा से ही इस तरह बात की जाती है, पाकिस्तान आके वो नहीं खेलना चाहते। जावेद मियांदाद ये भी कहते हैं कि भारत नहीं आता तो ना आए, हमें क्रिकेट आती है, क्रिकेट मिल रही है, हम क्रिकेट कर रहे हैं। और पीएसएल जो 8 है उसकी अगर बात करें तो जनाब अब वो अनवार सिर्फ चंद दिनों की बात रह चुकी है। पीएसएल का जो जोशो खरोश है वो अरूज पर है, दीदनी है, पीएसएल सीजन मेला जनाब सच चुका है। तो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे इन दिस सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस, सबसे पहले जो भारत हर बार मुतनाज़ बना देता है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो या फिर चाहे आर्ट की बात हो, और भारत ने हमेशा कोशिश की है जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मैदान है वो सूने रहें, वीरान रहें, लेकिन नजम सेठी साहब ने खुलकर इस बार अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रख दिया है कि डेडलॉक ही इस पर रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आपको स्टांस लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करें तो चाहे वो आईपीएल है, चाहे जितनी लीग्स इस वक्त हो रही हैं, साउथ अफ्रीकन लीग आप देख लें, यूएई की लीग आप देख लें, तो बड़ा मैं इसमें हैरान था कि देखिए कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आपको अलाउ ही नहीं है। नॉन टेस्ट नेशंस में लड़के पाकिस्तान से ज़रूर खेलें लेकिन उनका फ्लैग जो सा क्योंकि यहाँ तो वो नीदरलैंड्स का है या यूएई की तरफ से खेल रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं। पाकिस्तान का लड़का है तो वो अलाउ नहीं है खेलना। अगर बेचारा कोई ऑनर बात कर दे या कैप्टन बात कर दे कि जी पाकिस्तान का प्लेयर इतना तगड़ा है उसको इस लीग का हिस्सा होना चाहिए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देती है जो टीम्स पीछे बैठी हुई हैं। आईसीसी को देखें कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेट है कि मैं हमेशा एक बात करता रहा हूं कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि कभी भी उसने कोई इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ उनके आगे नहीं दिया। ठीक है वो जरूर अपना वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस मार्केट है क्रिकेट की, सारा कुछ है, जनरेट भी वहां से ज्यादा अपना इनकम होती है। लेकिन आप देखें आपको याद हो कि एक बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। आखिर कहीं ना कहीं जो आपका जो एक प्रेशर कुकर होता है फटता है। अपना जो नॉन टेस्ट नेशंस थे या टेस्ट नेशंस थे जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन लोगों ने मुखालफत इसकी की, वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि एक अजीब सा एक रूल है पूरी दुनिया के अंदर कि जी जब आईपीएल होती है तो क्रिकेट जो सी पूरी दुनिया की जी वो स्टैंड बाय पे आ जाती है। जी मुझे समझ में पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है तो कोई क्रिकेट अपना स्टैंड बाय पे नहीं आती। बड़ा अच्छा स्टांस है, चाहे वो पिछली रमीज राजा की आप टीम की बात करें, चाहे नजम सेठी साहब की टीम की बात करें, बड़ा अच्छा स्टांस है उनका कि देखें अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। क्योंकि दोनों तरफ आप देखें क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टॉप टीम्स है। आपने देखा होगा जितने एशिया कप की चाहे काउंसिल है चाहे आईसीसी की काउंसिल है वो अब कोशिश यही करती है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए क्योंकि आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस, सबसे ज्यादा मैच वो देखे जाते हैं। अब लेकिन अगर ऐसी चीजें बीच में जी हम आना चाहते हैं, हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, वो इजाजत देंगे नहीं देंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो भाई सब टीमें यहाँ पर आके खेल रही हैं, आपको किस चीज का सिक्योरिटी इशू है? न्यूजीलैंड वाला आपको याद है वाकया, उसकी तारें कहाँ जाके जुड़ी, इंडिया से जाके जुड़ी। मुझे याद है जब पीएसएल पाकिस्तान की जोन सी है उसका एडिशन जब बाहर खेला गया था, कोशिश की गई वहां पर लेजेंड्स लीग एक आपको याद हो उसको बीच में लाया गया ताकि इसका मजा किरकिरा करें, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही तो उसने कामयाब भी किया पाकिस्तान सुपर लीग को। आज आप देखें इतनी ज्यादा IL T20 हो रही है, जानबूझ के उसको कहीं ना कहीं उस फिट किया जा रहा है कैलेंडर के अंदर ताकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो विंडो है उसको फिर क्लोज किया जाए। लेकिन अवैस ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हमें स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलेंगे। तो कब तक ये जो ब्लैकमेलिंग है, भारत की जो हरकतें हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमेशा से दहाइयों से हम देख रहे हैं क्रिकेट को वो सियासत के साथ लिंक कर देते हैं और फिर उसका फायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।
देखिए वही चीज मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है कि अनफॉर्चुनेट है, ऑब्वियसली उनकी मार्केट बहुत बड़ी, बिजनेस की आप स्पेसिफिकली बात करें, फिर इनकम बहुत ज्यादा वहां से जनरेट होती है। दो चीजें हमें देखनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद इस चीज पे हैरान हूँ। आपको याद है एक छोटी सी ईमेल जाती है न्यूजीलैंड में चलने वाले वाकये में बात करता हूँ, तो पाकिस्तान को जी सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह ब्ला ब्ला होता है जी, न्यूजीलैंड टीम वापस ट्रैवल कर जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने ये है, जब इंडिया के अंदर आपको याद है ताज अटैक्स हुए थे, इंग्लैंड की टीम वहां पर मौजूद थी, वो वापस जाती है, फिर खेलने वापस आ जाती है। तो भाई हर चीज सबके लिए इक्वल रखो ना, ये चीज ना करो ना कि इसमें तो आईसीसी का फिर क्या किरदार रह जाता है जावेद मियादाद ने? इसका मतलब है कि बिल्कुल फिर सही पॉइंट रेस किया है कि अगर आईसीसी इंडिया को कंट्रोल इस वक्त नहीं कर रहा है तो फिर गवर्निंग बॉडी का और क्या काम होता है? जो पूरे जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए न्यूट्रल होने चाहिए। भारत होगा तो फिर अपने लिए होगा। देखिए एक आपको भी पता है, क्योंकि जिस वक्त एसीसी के अगर मैं बात करूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी जो प्रेसिडेंट है वो भी आपको पता है इंडिया से उसका ताल्लुक। आईसीसी में भी बात करें तो आईसीसी में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंडिया का, ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर जरूर होता है, लेकिन आईसीसी जैसे आपने बात की, देखें कहीं ना कहीं आईसीसी को अब न्यूट्रल रहना पड़ेगा, इस चीज में स्टांस लेना पड़ेगा कि यार स्पोर्ट्स को प्लीज पॉलिटिक्स से आप लोग दूर रखें। जो भी मामला था हमने देखा होगा आज तक, चाहे पाकिस्तान इंडिया के भी ताल्लुकात तभी ठीक हुए, स्पोर्ट्स को करीब लेके आया, बाकी कोई मामला तो उनको करीब नहीं लेके आए। ये चीजें प्लीज आपको निकालनी पड़ेगी। इंडिया तो कामयाब हो गया ना एशिया कप में, वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनकी जो साजिश ही कहेंगे, कोशिश तो नहीं कहेंगे, साजिश जो थी कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बने, तो इसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान है। पीसीबी को नहीं चाहिए कि वो आईसीसी पर प्रेशराइज उनको करे, प्रेशर बढ़ाए कि ये जो डेडलॉक है ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों टीम्स के बीच में होनी चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है कि आपकी लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हुए हैं। जैसे ये देखें आप एसीसी का इजलास आगे चला गया मार्च के अंदर, ऑब्वियसली श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का अपना स्टांस होगा कि हम लोग पाकिस्तान में हमने कंटिन्यू करना है या बाहर जाके कंटिन्यू करना है। लेकिन एक चीज होती है कि पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे जो भी मुल्क है। आपको याद हो जब इंग्लैंड के अंदर कोविड की सूरत हाल थी, कोई टीम वहां ट्रैवल नहीं करी थी, पाकिस्तान वहां पर खेलने गया था। ये लॉबिंग होती है, आपको बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है अपनी टीम्स के साथ, क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, कि यार हमने मुश्किल टाइम में आपके सिचुएशन के अंदर आपकी मदद की है, आपको हमारी हेल्प आउट करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि आपको अरबों रुपए का नुकसान है। देखें आप ट्रैवल नहीं करते, आपको जैसे वो आप भी बात कर रहे थे इंट्रो के अंदर, आपको मीडिया राइट्स हैं, चाहे वो गेट मनी है, बाकी मामला हैं वर्ल्ड कप के, उसका नुकसान होता है, आपको ठीक ठाक फाइनेंशियली लॉसेस होते हैं। सेम अगर पाकिस्तान इंडिया मैचेस नहीं होते, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको ठीक ठाक फाइनेंशियल लॉस होता है दोनों तरफ। तो ये चीजें आपको इक्वल रखनी पड़ती है। कश्मीर प्रीमियर लीग में आपको याद है जब केपीएल यहाँ पर हो रही थी, अपना मुझे याद है कि जो इंग्लैंड के मॉन्टी पनेसर उन्होंने बकायदा इस पे बयान दिया था कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं इंडिया से कि जी अगर आपने इसको ज्वाइन किया टीम को, ओवरसीज वॉरियर्स को, तो हम जो उनसे आपको यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, हम आपको इंडिया में घुसने नहीं देंगे। फिर आपको याद हो गिब्स का भी ये मसला था, गिब्स को भी उन्होंने कहा कि जी हम आपको इंडिया में काम नहीं करने देंगे। अभी जो लीग क्रिकेट हो रही है, क्योंकि मैं लीग क्रिकेट का हिस्सा रहता हूँ, मुझे याद है कि लीग क्रिकेट में, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत सी लीग क्रिकेट के अंदर ये बात बाकायदा की जाती है कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग या किसी और लीग का जो पाकिस्तान में हो रही है उसका अगर आप हिस्सा रहोगे तो हम आपकी छुट्टी यहाँ से करवा देंगे। तो फिर अवैस अभी करंट सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान आएगा, नहीं आएगा? एशिया कप आप फिर देख रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा या पाकिस्तान भी अपने मौके पर कायम रहेगा कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हम पाकिस्तान में ही एशिया कप करवाएंगे? देखिए एक चीज तो ऑब्वियसली हर चीज को आपको कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रॉन्स देखने पड़ते हैं, बाकी मामलात के क्या होंगे क्या नहीं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को देखें, कब अब नहीं तो कब आपको डटा रहना पड़ेगा इस चीज पे कि आपने अगर आना है तो आए, नहीं आना सो बिस्मिल्लाह, हमेशा कब आपके बगैर करवा लेंगे। नुकसान भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, जरूर कहीं ना कहीं बात आती है फिर जो भी सुपर सिचुएशन है कंट्री की, बाकी मामलात हैं, आप इतना ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते, लेकिन आपको स्टांस ये दुनिया में देना पड़ेगा कि हम खड़े हैं भाई, हम अपने मुल्क में करवाएंगे एशिया कप, जो कर सकते हो कर लो इस बारे में। क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग स्टांस ही रखोगे, फिर आज इनके आगे आप कर लो, ठीक है जी मजबूरी है, न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं मैच आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आप याद रखें फ्यूचर में आपको वो हर्ट करेगी, हिट बैक करेगी वो चीज इंडिया की। आपको आज स्टांस रखना पड़ेगा, स्टांस के हमने खेलना है, हमने पाकिस्तान में ही खेलना। ठीक है, वैसे कुछ बात कर लेते हैं पीएसएल का जो मेला है, उस हवाले से कौन सी फेवरेट टीम आप देख रहे हैं, कौन से फेवरेट प्लेयर्स होने वाले हैं पीएसएल में? देखिए इस वक्त तो आपको पता है सबको इफ्ती मेनिया याद है जो 6 छक्के पड़ गए हैं आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, सब इसी वक्त वही कर रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग आपको पता है स्लो एंड स्टडी एक बड़ी अपना लीग जो सी दुनिया की होती जा रही है। आपने देखा होगा इस दफा पूल प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा हुए। स्क्वाड की बात करें तो लाहौर कलंदर बड़ा एक अच्छा स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी की आप बात करें, बाबर आजम कप्तान है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त आप देखें ट्रेंडिंग के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर की बात होती है, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मैथ्यू
वेड की बात हो रही है जो कराची से खेलेंगे, आपको याद है वर्ल्ड कप में जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद अब इफ्तिखार वर्सेस वहाब रियाज, तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है इस चीज की। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे इस पाकिस्तान सुपर लीग की ये लगी है कि आपने एक्सपैंड किया इसको। देखें, कराची लाहौर को छोड़ के आपने इस दफा मुल्तान को अपना ओपनिंग सेरेमनी दी है, पिंडी के अंदर आपने ज्यादा मैचेस किया, आज एग्जीबिशन मैच आपने क्वेटा में करवा दिया। क्वेटा में जो एग्जीबिशन मैच था, मुझे अभी भी याद है जिस तरीके से मैच से पहले 3-4 घंटे पहले लाइन लगी हुई थी फैमिलीज की, मैच की एक्साइटमेंट। मैंने प्लेयर्स को भी देखा कि मौजूद था वहां पर के आप प्लेयर्स जो उनसे सेल्फी बना रहे हैं क्राउड के साथ। तो यार देखिए, पॉजिटिव आप आंसर जो पूरी दुनिया को कि हम अमन मुल्क पसंद है, हम क्रिकेट जोन से एक्सपैंड कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी का भी मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसको स्लो एंड स्टडी, बेशक आप पीएसएल के रेगुलर मैचेस ना करवाएं, लेकिन एग्जीबिशन मैचेस को आप स्प्रेड करें, चाहे वो आप मुजफ्फराबाद में करवाएं, चाहे कश्मीर में करवाएं, चाहे आप पेशावर में करवाएं, इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग को। बिल्कुल अवैस, जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अब आपको कि हमें क्रिकेट के अलावा भी जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, दूसरी लीग्स हैं, वो शुरू करनी चाहिए। हमारा कौमी खेल है हॉकी, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं है। प्लेयर्स की अगर बात करें, प्लेयर्स हमने बारहा देखा मीडिया पर आते हैं और यही बताते हैं कि हमें तो सैलरीज भी नहीं मिल रही। डिफरेंट लीग्स भी शुरू होंगी तो पूरी दुनिया में यही तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट की अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ टीम्स नहीं भी आना चाहते, जिस तरह आप लॉबिंग की बात कर रहे हैं, तो लॉबी जो है वो हमारी मजीद बेहतर होगी। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि आपको पता है कि हमें भी ये बात हमेशा लोग कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स जो उनसे सारा कुछ खा जाते हैं, क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं क्योंकि क्रिकेट ही हर जगह पाकिस्तान में नजर आती है। लेकिन अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स को निकालें, फुटबॉल और क्रिकेट की मैं बात करके अलावा कह रहा हूँ, आपको याद हो बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमने लोहा मनवाया, बॉक्सिंग के अंदर हमने मनवाया, हॉकी में हम चैंपियन थे। अनफॉर्चुनेटली आपके सिचुएशन हालात कहाँ पर हैं आजकल। स्पोर्ट्स आपको पता है एक अपना वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, लोग उस पर कोशिश करते हैं कि हम स्पॉन्सर करें क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा जाता है। सेकेंडली उसके अंदर आजकल स्पोर्ट्स एक बिजनेस हो चुका है, आपको पता है रेवेन्यू आपको बहुत तगड़ा मिलता है यहाँ पर। पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स एजेंसीज हैं, मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ। देखिए, आप लीग क्रिकेट करवा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र आपकी 8वां एडिशन चल रहा है। आप स्लो एंड स्टडी, मैं नहीं कहता कि आप हर स्पोर्ट्स को पकड़ें। आप कबड्डी को याद होगा, आपको कबड्डी में भी एक अपना लीग फ्रेंचाइज सिस्टम आया था, उसने थोड़ा बहुत सस्टेन किया कबड्डी को। आपको हॉकी में लेके जाना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी एक स्पोर्ट्स को आप पकड़ें, आप उसको अपना स्पॉन्सर करें यहाँ पर। देखिए, आज आप ठीक है, हम बुरा कहते हैं, जो भी मामला हैं, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन आपकी, लेकिन एक चीज आप याद रखें, इंडिया की जो मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, वो स्पोर्ट्स के ऊपर उन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। आपने देखा होगा वहां फुटबॉल लीग भी दुनिया की हो रही है, वहां पर कबड्डी लीग भी दुनिया की हो रही है, वहां पर हॉकी लीग भी हो रही है। वही चीज रेप्लिकेट आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो। अपने आप जो आपके स्पोर्ट्स यहाँ पर बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं या आपके जो बिजनेसेस हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, उनको एंगेज करके आप लीग सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब ट्रैवल करते हैं बाहर जोन से ओवरसीज पे, तो मुझे याद है पाकिस्तानी वहां पर यही बात करते हैं कि कोई इनिशिएटिव लेगा तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम क्यों ना टीम खरीदें यहाँ पर। आपने पाकिस्तान में जैसे मैं केपीएल की बात की है, वहां पर भी तो आपके ओवरसीज जो मालिक बैठे हुए हैं वो लेते हैं अपना टीम्स, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हॉकी के अंदर अगर हो तो हम लेने के लिए तैयार हैं टीमें यहाँ पर। अच्छा, ठीक है उवैस, इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो कौन से फेवरेट प्लेयर्स आप इस टाइम देख रहे हैं? बाबर आजम का आपने बोला कि बाबर आजम ऑब्वियसली जो उनकी टीम है वो भी फेवरेट है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्राउड भी आपको लगता है कि इस बार बढ़ेगा? जो आगाज़ हुआ कोयटा में, जो हमारे लोकल यहाँ के लोग थे, वो तो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ग्राउंड्स का रुख किया। देखिए, जो खबरें आ रही थी, आपको पता है टिकट्स की स्पेसिफिकली कराची, क्योंकि एक ऐसा हब है जहां पर थोड़ा बहुत आपको पता है बीच में क्राउड कम आ रहा था वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्राउड्स को हम बात करें डिफरेंट एरियाज की। लेकिन खबरें आ रही थी कि पूरे आपके जो मैचेस हैं उनकी स्पेसिफिकली टिकट्स जो उनकी बिक चुकी हैं अभी तक। जब देखें इतनी बड़ी लीग होती है, नए प्लेयर्स उसके अंदर शामिल होते हैं, तो क्राउड जो उनसे स्लो एंड स्टडी अट्रैक्ट होता है, उनकी फैमिलीज भी आती हैं, लोग ओवरसीज जो उनसे वो भी देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। मैं पीसीबी के एक ऑफिशियल से बात कर रहा था जो सीनियर पोस्ट पे, वो कहते हैं कि हमने इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डिफरेंट जो सी एक्टिविटीज हमने स्टार्ट करने लगे, जो हमने अभी रिवील नहीं की, हम करेंगे, वो क्राउड पुल करेगी बेसिकली स्टेडियम्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ी मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज है यहाँ पर। आपने देखा होगा जो बड़े प्लेयर्स की आप बात करें, मैथ्यू वेड आज इसका हिस्सा है। उसके बाद अगर आप श्रीलंका प्लेयर्स की बात करें, सना का, क्योंकि वो बड़ा जबरदस्त, मुझे याद है कि इस वक्त IL-T20 में भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका प्रीमियर लीग में उन्होंने खेला अच्छा है, वो भी इस वक्त टीम का हिस्सा है। तो एक बड़ा पूल आपके पास है। लेकिन एक दूसरी तरफ आपको पता है, लोग ये भी बात करते हैं कि अब आहिस्ता से, चाहे वो अगले साल हो चाहे उससे अगले साल, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो फ्रेंचाइजेज उनको के ये स्टेप लेना पड़ेगा कि आपको टीम्स एक्सपैंड करनी पड़ेंगी, जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टीम्स एक्सपैंड नहीं करेंगे आपको पूल। ठीक है अवैस, अभी पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से बहुत कामयाब एडिशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा टैलेंट मिला हमें पाकिस्तान सुपर लीग से, लेकिन वो टैलेंट हम देख रहे हैं कि T20 तक ही महदूद होकर रह गया है।
उसके लिए मजीद क्या करना चाहिए? वनडे फॉर्मेट में टेस्ट के लिए हमने देखा बहुत सी इंजरीज हुई हैं। देखिए, बैकअप प्लेयर्स का तो आपको पता इशू रहेगा, वो तब तक रहेगा, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं, जब तक आप अंडर 19 पाकिस्तान और पाकिस्तान ए की आप टूर्स नहीं स्टार्ट करेंगे। देखें, लड़का परफॉर्म करता है, आपका कायद आज़म ट्रॉफी में वो बेचारा किधर जाए जो पिक नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ए के टूर्स तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिए थे। पाकिस्तान शाहीन्स के जो बेसिकली टूर्स हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स आपके नहीं होते थे। जो टॉप परफॉर्मर है, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग का है, चाहे वो लड़का अपना परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्लो एंड स्टडी अगर आप उसको ऊपर लेके आते हैं, एक अच्छी चीज इस वक्त एक प्लेटफॉर्म आपके पास है कि पाकिस्तान में क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हो रही है। आपको इस चीज को अब कहीं ना कहीं साइड मैचेस निकालने पड़ेंगे कि जी, अगर इंग्लैंड, अभी आपको पता है न्यूजीलैंड ने फिर वापस खेलने आना है, पाकिस्तान में 2 साइड मैचेस आप शाहीन्स के दें उनको, ताकि आपके पास बैकअप प्लेयर्स रहें। सेकेंडली देखें, पीएसएल के अंदर एक मैं इस चीज को हाईलाइट भी बार बार की है कि जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे हारिस रऊफ हैं, चाहे नसीम शाह हैं, क्योंकि स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हैं आपके, हसनैन वगैरह हो गए, दहानी वगैरह हो गए, इनको आपको बड़े केयरफुली वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एशिया कप है, जो भी मामलात होते हैं, एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आपका इन लाइन है, न्यूजीलैंड की सीरीज है, इतना पैक्ड आपका स्केड्यूल है। आपको इनको शहनशाह अफरीदी आपको पता है बहुत बड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर के आकिब भाई की, उनका बड़ा डिपेंड करता है वो किस तरीके से कैरी आउट करते हैं। मुझे पता है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका कहना था कि जो इंजरीज पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने में आई हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसको देखना पड़ेगा, जो कोचेस हैं उन्हें। बिल्कुल, बहरहाल उम्मीद है की जा रही कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हेल्थ के हवाले से एक सेगमेंट हमने डिजाइन किया, आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि हेल्थ सेगमेंट है और आपकी हेल्थ के हवाले से कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई अवेयरनेस के हवाले से बात आप तक पहुंचाई जाए। तो आज हम बात करेंगे फाइबर फूड के हवाले से कि फाइबर एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके बारे में ना सिर्फ अनवार बड़ी कम बात होती है, अवेयरनेस भी नहीं है। अक्सर लोग हमारे यहाँ अनवार जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं या यंग लोगों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं उसका, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जो नान है या जो मैदे वाली चीज़ें हैं या जो बेकरी आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर इंटेक हमारा कम होता है और जो दीगर फिर मसाइल हैं, स्टमक रिलेटेड जो बीमारी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप बताइएगा कि जो फाइबर है वो किन किन अशिया में, फलों में, सब्जियों में जिस तरह से मौजूद है। कह रही है कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर हम इसको अपनी इस फाइबर को अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो फिर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जैसे प्रोटीन से लबरेज गोश्त है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही जिस्म की मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए जो फाइबर की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें जो उम्र में इजाफे के इम्कानात हैं वो भी कम हो जाते हैं। फाइबर 2 किस्म का होता है। फाइबर की एक किस्म कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है जो कि दलिए में है, मटर में है, सब्जियों में है, फलों में है, जिसमें सेब भी है, तुष फल हैं, इसबगोल के छिलके हैं, गाजरे वगैरह हैं। जबकि दूसरी जो किस्म है वो जज्ब ना होने वाली फाइबर की है जो कि गंदम के आटे में है, आलू हैं, जैसे सब्जी हैं उसमें मौजूद है, जैसे कि गोभी है, तो इनमें बंद गोभी वगैरह है, इनमें पाया जाता है। कि हमारे यहाँ जब कोई बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, डिजीज कोई भी क्रॉनिक, तो हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमें मसले इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्टमक के इशू हो जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन के जो मसाइल हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अगर आपको कोई भी डिजीज या बीमारी का आगाज हो रहा है, उसके सिम्टम्स यहाँ हो रहे हैं, तो आप फौरन से पहले डॉक्टर से रुजू करें, अपना डाइट पैटर्न जो है उसको चेंज करें, फाइबर उसमें ऐड करें। तो फाइबर बेसिकली कितनी सेहत बख्श ग़िज़ा है, किन किन अशिया में है, हमारे मैदे को, जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है और कितना इसका कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल, अभी इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग डेली एक ही तरह का खाना खाते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। नाश्ता है तो एक ही टाइप का है और वो चलता जा रहा है महीनों सालों, एक ही नाश्ता। अगर लोग अंडा पराठा खा रहे हैं, लोग पराठे के साथ सालन खा रहे हैं, दोपहर में भी एक जैसा फूड है, रात में भी एक जैसा, तो शायद फूड को भी बार बार चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर समरा साबिर, माहिर ग़िज़ाइयत, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, हमने कोशिश तो की है, ज़रा हम पहले अपने ऑडियंस को ज़रा थोड़ा सा बता सकेंगे जो फाइबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक मरतबा फिर से जो आपके देखने वाले हैं
उनको आप बताएगा कि किन किन अशिया में मौजूद है और ये कितना ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। जैसे कि आजकल एक बड़ी तादाद में लोग डाइट करते हैं तो सबसे पहले रोटी वगैरह छोड़ देते हैं, फल वगैरह छोड़ देते हैं। जिस तरह से हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि कीटो डाइट वगैरह ये हमें फल से भी दूर रखती है, रोटी से भी दूर रखती है, तो फाइबर तो कट हो गया, फिर दीगर जो मसाइल हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी डाइट है, इंटरमीडिएटिंग है, कीटो है, या जो भी हमें हेल्थ कॉन्शियसनेस पे मजबूर करती है कि हम उसको देखें, तो हमें सबसे पहले तो अपनी बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट में हमारे पास सब कुछ आता है, फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं और हायर कंटेंट फाइबर का भी आता है, ठीक है। तो जब हम ऐसी डाइट्स की तरफ जाते हैं, ना कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से दूर होते हैं, हम लोग अपनी जो है ना हेल्थ को टोटली डिग्रेड कर देते हैं, हम टोटली उस चीज़ से कट ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें हेल्दी जो डाइट है उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो फाइबर का रोल है बैलेंस डाइट में, वो इसका ये है कि ये हमें सबसे आजकल बहुत ये इशू चलता है, पेशेंट्स आते हैं, वैसे भी हमारे घरों में भी ये मसले होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इसका एक तो ये है ना कि अभी विंटर्स का मौसम था तो हम पानी नहीं पीते ज़्यादा, ठीक है। पानी पीने की हैबिट आदत नहीं है हमारे। जब हम ज़्यादा पानी ही नहीं पी रहे, ऊपर से हम कार्ब्स खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं इतने ज़्यादा, तो वो डिजोल्व बॉडी में कैसे होंगे? तो वो कॉन्स्टिपेशन ही क्रिएट करेंगे जब बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें फाइबर का इंटेक करना है। ठीक है, फाइबर लेकिन बिल्कुल किन किन चीज़ों में है और कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में जो क्वांटिटी का एक वो रुझान है वो बड़ा गलत है। वो पेट भरने तक वो कहते हैं क्वांटिटी चलती रहनी चाहिए। हमारे ये भी बहुत होता है कि ये हम हेल्दी खा रहे हैं, पेट भर के खाओ, जितना हमें पोर्शन सही सबसे पहले अपना कंट्रोल करना है। अगर हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो ये भी तो खाने के लिए ना, हर चीज़ को नहीं कह सकते कि इसको सारी को निकाल दो, टोटली पे हेल्दी डाइट पे रहो या सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ। ये हम दोनों सब कुछ खाना है। तो अक्सर लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास इसलिए भी नहीं आते कि ये सारा कुछ बंद करवा देती हैं, सिर्फ हेल्दी डाइट खानी, ऐसा नहीं होता। आपको बैलेंस डाइट रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया, बड़े बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ इससे बढ़ जाती है। अक्सर छोटे बच्चों को, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे होते, सिर्फ दूध पर होते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स भी सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं, अखबारों में भी एक सेहत के हवाले से प्रॉपर एक उन्होंने रखा होता है हिस्सा। आम के छिलके में कहा जाता है कि अगर आप उसका थोड़ी सी अगर बाइट लें, और जिन लोगों को स्टमक के मसले हैं या कॉन्स्टिपेशन के मसले हैं, तो वो फुल ऑफ फाइबर है। वैसे तो आम में भी है, हर फल में भी है, और इसके साथ साथ जो अंजीर है उसका इस्तेमाल भी, क्योंकि जो 2 अंजीर अगर आप गालिबन यूज़ करते हैं तो उसमें जो 35 ग्राम है या जो आपके पूरे डे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल 25 to 30 ग्राम जो है ना, ये हमारी फाइबर की डेली इंटेक है, ठीक है। ये हमारी नीड है, हर बॉडी को इसकी ज़रूरत है, वो बच्चा हो बड़ा हो, ठीक है। इतना तो हर बंदे को नॉर्मली लेना चाहिए। बाकी ये है कि ये हमारे पास हम ग्रीन वेजिटेबल से हट गए हुए हैं। हम लोग आते हैं फास्ट फूड की तरफ, या हम मीट लवर्स होते हैं, चिकन लवर होते हैं, ठीक है। हमारे ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो रिच इन फाइबर होती हैं वो। साग कौन खाता है आजकल? बच्चों तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वैसे भी घर में जो बन रहा हो, जो माँ बाप खा रहे हो, बच्चों ने वही खाना है ना। अब जब सभी हम रोटी भी वाइट रोटी, मैदे की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं, गंदम की प्रॉपर वो इस्तेमाल नहीं की जाती। अब ये हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है। अब हम इसमें भी प्योरिटी हमें नहीं मिलती है। हम सिर्फ वाइट आटे की तरफ आ गए हैं कि वो जो टोटली है कि वो सिर्फ वाइट आटे की टोटली, वो मैदा होता है, वो तो कोई आटा या जो कोई भी गंदम का, वो उसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो उसके अंदर फाइबर क्या, उसके अंदर कोई भी आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, सिर्फ हम मैदे की रोटी खा रहे हैं और मूव्स टुवर्ड क्रोनिक डिजीज। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल जो सबसे ज़्यादा लोगों को इश्यूज हैं, वज़न का बढ़ जाना है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, तो फाइबर की इंटेक किस तरह से इन तमाम चीज़ों को भी कंट्रोल में रखती है? इसमें सबसे पहले हम लोग अपने फाइबर को ही अपने लिए ना डेंजरस बना देते हैं। वो कैसे? जब हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका छिलका उतार देते हैं, उसका पील रिमूव कर देते हैं। जब पील रिमूव करके एक फ्रूट को आप हैवी अमाउंट में उसका जूस बनाते हो ना, तो जब उसको हम ग्राइंडिंग प्रोसेस में लेके आते हैं, उसके अंदर से ना वो क्या कहते हैं, सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, तो वो हमें डायबिटीज़ क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर हम वही उसको पील के साथ लें और मॉडरेट
पोर्शन में लें और उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में लें, पतला सा करके जूस बनाएं और थोड़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो वो हमारी हार्ट डिसीज के लिए, इवन डायबिटीज वालों को सारा फ्रूट बंद करवा दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। क्यों बंद करवाया जाता है कि हमारे मुल्क में जब कोई चीज लेने की तरफ आता है ना, तो एक ग्लास का आपको होता है कि भाई ये थिक जूस बना हो, ठीक हो, हम लोग को डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। हर बंदा फ्रूट खा सकता है, किन्नों भी खाते हैं तो दर्जन खा जाते हैं। जैसे कि अनवार ने जिक्र किया था, हम जब इस सेगमेंट का आगाज कर रहे थे कि हमारे एक ही तरह का हम खाना बनता है और एक ही तरह की ग़िज़ाएं हम खाते हैं। अब अगर हम अनाज का चले जिक्र कर लेते हैं, दालों का जिक्र कर लेते हैं, तो वो चने की दाल मोस्ट रेटेड दाल है, माश की दाल मोस्ट, इवन तंदूर वगैरह पर भी मोस्ट फेवरेट दालें यही होती हैं। अगर मैं जिक्र करूं फलियां, कचनार या जो ये वाली चीजें हैं, लोबिया हो गया, ये इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे यहाँ। ये जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको तो इनके नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि घरों में खाई ही नहीं जाती। और लोगों के घरों में ये नहीं बनते हैं, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। और इसी में हमारे पास रिच यही फाइबर होती हैं और हम लोग उस चीज से ही हट जाते हैं। अब फ्रूट्स हैं, उसके अंदर आपके पास बेरीज हैं, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम रेगुलर बेस पे नहीं करते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, जैसे आपने पहले भी बताया, तो ये कोई भी वेजिटेबल है, हर वेजिटेबल आपको फाइबर दे रही है डेली बेस पर। बनाने का तरीका भी तो डॉक्टर समझा बड़ा गलत है कि हम इतना पका देते हैं कि जितने न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं वो तो सारे हवा हो जाएंगे ना। अगर हम थोड़ा सा रॉ हलवा टाइप सालन चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक है, पूरा वो मैश्ड हो, तो हम लोगों ने कहा मतलब वो बचपन की ही बातें होंगी। अम्मा बताती थी कि बचपन में वो लोग अपने बचपन में कच्ची गाजरें, शायद अब तो लोग खाते ही नहीं है, फैशन के भी अगेंस्ट हो जाएगा, या शलजम कच्चे पुराने जमाने में लोग खाया करते थे। अब तो सैलेड का कोई अभी नहीं है। हम लोग भाई होटलिंग के लिए जो है, तो हमारे पास हम लोग अपना खाना खा रहे थे, हमारे सैलेड वाली जो प्लेट होती है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी होती है, तो वो फिर ये थोड़ा सा मसला करता है आपको हार्ट डिसीज में, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको हार्ट का मसला, आपका लीवर का, इवन स्टमक, क्योंकि हम लोग एक तो वो मैदे की बनी हुई रोटी खा रहे हैं, फिर हम पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और हमारी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट की। तो डेली बेस पे जो फिर डाइट है, डाइट स्केड्यूल होना क्या चाहिए? डाइट स्केड्यूल मैं पहले ही इस बारे में बात कर रही हूँ कि बैलेंस डाइट को रखें अपनी। ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी तो अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है इतनी कि हम लोग बैलेंस डाइट में तो हमारे पास हर तरह की वैरायटी आती है। जरूरी नहीं होता कि एक टाइम पे आपने हर वैरायटी लेनी है, आपके पास पूरा दिन होता है। अच्छा डॉक्टर समरा, बहुत सारी माओं के लिए ये जो सेगमेंट है या जो मेरा अगला सवाल है वो बड़ा, आपका जवाब बहुत यूजफुल हो सकता है। जो इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं और बच्चे घबराते भी हैं, डरते भी हैं और पेनफुल भी होता होगा आई एम श्योर बच्चों के लिए भी। क्या खाना चाहिए, क्या ग़िज़ा में ऐड ऑन करना चाहिए कि बच्चों को रिलीफ मिले उससे? इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया कि जो माँ बाप खाते हैं बच्चे भी वही खाते हैं, तो इसमें बच्चों से पहले माँ बाप को अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए कि वो बाहर के खाने से अवॉइड करें, वो घर में ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि बच्चों को उनकी आदत हो। अब जब माँ बाप ही ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो बच्चा कहाँ से खाएगा, ठीक है, साग पालक, ठीक है। अब इस तरह बच्चा नहीं खाता, इसको मॉडरेट करके हम लोगों ने इसकी जो है ना इनिशिएटिव, वो जो रेसिपीज को लेके चलना है कि जैसे साग है, पालक है, इनकी शामियां बना लें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरा सादिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। फाइबर फूड के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। Tonight celebrating the third iteration of the ADA Awards of Architecture, Design and Art. They were initiated in 2019 and today we'll be celebrating the second cycle and the third cycle. It's a long drawn process of the year and finally we are at the awards. मुझे बहुत खुशी है कि लाहौर में और स्पेशली वॉल सिटी के अंदर ये अवार्ड्स जो हैं ये दे आर टेकिंग प्लेस और इट्स सच अ यू नो रिफ्रेशिंग आइडिया कि आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और आर्ट को रिकग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में और लाहौर में, और बहुत सारे बाहर के मुल्क के आर्टिस्ट आए हुए हैं लाहौर में। इट इज़ सो अमेजिंग और ये दोबारा से जो हमारी ओल्ड सिटी है इसके अंदर आज जान आई हुई है, इतना खूबसूरत ये सारा लग रहा है। सो इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कि जो आजकल मुल्क के हालात है उसके अंदर ये इट्स लाइक अ हार्ट बीट कि एकदम से कोई जान आ गई हमारी सिटी में। सो आई एम वेरी हैप्पी।
एडी अवार्ड्स हो रहे हैं आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को रिकग्नाइज करने के लिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज साल साल जो लोग मेहनत करते हैं पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, एक ग्लोबल रिकग्निशन के लिए और पाकिस्तान को ऑनर लाने के लिए, उनको पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज करना और उनको ऑनर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई अप्रिशिएट, कंग्रेचुलेट देम एंड आई होप दैट ये हर साल होता रहे और अमेजिंग आर्टिस्ट को हम रिकग्नाइज करते रहें. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ किंसा नजम, आई एम अ न्यूयॉर्क बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट. तो मैं इधर आई हुई हूँ न्यूयॉर्क से अपने सेकंड सोलो शो के लिए, और मुझे ये एडीए के अवार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आके, क्योंकि इट्स अबाउट टाइम के रिकग्निशन मिले आर्टिस्ट को, आर्किटेक्चर्स को, डिज़ाइन को, और ये प्लेटफॉर्म बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए. एंड आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग मोर ऑफन एंड मोर प्लेटफॉर्म्स गेट्स क्रिएटेड इन पाकिस्तान. थैंक यू. This is a beautiful event at the Lahore Fort, the ADA Awards. I'm honored to be attending it. My first time in Pakistan. I'm really glad to be here. I found a fantastic environment, new good friends, and so it was really nice. I learned a lot, but especially I have learned that I have much more to learn in the future. So I am willing to come back. देखिए, मेरा नाम ज़ोहरा हुसैन है, मैं कराची से आई हूँ. मैं चौकंदी आर्ट गैलरी चलाती हूँ. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है एडीए का, और हालांकि मुझे थोड़ा सा चलने फिरने में तकलीफ़ है, मगर ये मेरी बहुत इज़्ज़त अफजाई है कि मुझे यहाँ बुलाया गया. और एडीए बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है, और स्टैंडर्ड की मैगज़ीन रन करना कोई आसान काम नहीं है. आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड आर्ट के इस अवार्ड की सीरीज़ बहुत कंस्ट्रक्टिव स्ट्रगल है, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को अगर एनालाइज करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो किसी भी सोसाइटी में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होते हैं, वो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में हमेशा उसके आर्ट एंड कल्चर का आफ्टर इफेक्ट होते हैं. लाहौर शाही किले में होने वाली रंगारंग तकरीब के मनाज़िर आपने देखे, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की. कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.